हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स, लाइक आपका आरएएस एग्जाम कह सकते हैं, आपका एलडीसी एग्जाम कह सकते हैं, या पटवारी, कांस्टेबल, एसआई। इसके अलावा जहां कहीं भी आपके स्पेस टेक्नोलॉजी यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट करा था, और जो है हम एकदम अपडेटेड कंटेंट तक की जो है क्लासेस लेकर के आएंगे। आपने देखा होगा हाल ही में चंद्रयान 3 को छोड़ा गया है। तो चंद्रयान 3 जो आपका छोड़ा गया है, आप देख सकते हैं कि वो कैसे लॉन्च किया गया था, और उसका पूरा जो है मैं कोशिश करूंगा कि चंद्रयान 3 को जो छोड़ा गया था उसका एक वीडियो भी आप लोगों ने देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं जब चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हमने कल लास्ट क्लास के अंतर्गत तक हमने क्या पढ़ लिया था? तो हमने स्मॉल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है उनके बारे में बात कर ली थी। अब हम आज उससे आगे की बात करेंगे, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि आपके एक संस्था है जिसके द्वारा फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किए गए थे, और इस फाल्कन हैवी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके सीईटी यानी कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था राजस्थान के अंदर पहली बार, उसके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान के द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया। तो आप लोगों को पता होगा, जिस भी विद्यार्थी ने पूरा वीडियो देखा होगा, तो लास्ट में मैंने बताया था कि फाल्कन हैवी रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स एक कंपनी है जो अमेरिका के अंदर चलती है, और इस कंपनी के जो ओनर है वो कौन है? तो आपके इसके ओनर है आपके कौन? अरे कौन है भाई इसके ओनर? तो एलन मस्क जो है वो इसके ओनर है, जिन्होंने टेस्ला कार को भी बनाया है। उन्होंने अपनी खुद की एक स्पेस एजेंसी चलाते हैं, यानी एक तरह से अपनी कंपनी चलाते हैं, और उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स कंपनी। और जो है ये क्या करती है? तो ये अपने खुद के उपग्रह वगैरह लॉन्च करती है, यानी अपने खुद के सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। और इनका सपना है कि ये जो है किसी भी नॉर्मल इंसान को भी मंगल ग्रह तक पहुंचा सकेंगे या चांद तक पहुंचा सकेंगे। इस प्रकार का ये अपना एक विजन लेकर के चल रहे हैं, और उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और अपन ने उपग्रहों की बेसिक जानकारी, आपके उपग्रह किस प्रकार से छोड़े जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने कितने जो है किस किस प्रकार के आप प्रौद्योगिक जो ये अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात करी है। और अब अपन बात करेंगे आपके भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो भारत में आपकी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके विकास का किस प्रकार का ऑर्डर है, यानी किस प्रकार से भारत के अंदर जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बेसिकली अपने बिल्कुल एकदम मैं इतिहास से चलूंगा, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर जब आपके जो है अपडेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। कई बार क्वेश्चंस जो है प्रीवियस मतलब पूरा बिल्कुल हिस्ट्री से पूछ लेते हैं कि कौन सा सैटेलाइट जो है आपका विफल हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं किसके? स्पेस टेक्नोलॉजी के, इसलिए अपन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो अक्टूबर 1957, कब? अक्टूबर 1957 के अंदर यूएसएसआर, जो आज आपका रशिया है और जो उसके अलग अलग भाग थे वो टूट चुके हैं, तो पहले इसे कहा जाता था यूएसएसआर। तो ये जो हमारा रशिया है उसके द्वारा स्पुतनिक 1, क्या नाम है उपग्रह का नाम देखिए, जो सबसे पहले अपन ने लॉन्च किया था वो था स्पुतनिक 1। यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम मानव निर्मित उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो वो है स्पुतनिक 1। और ये किसने लॉन्च किया था? तो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 1957 में अक्टूबर में। समझ में आ गई बात? तो आपको ये कितनी बड़ी बात है देख लो, 1957 के अंदर ही यूएसएसआर के द्वारा सबसे पहले मानव निर्मित उपग्रह लॉन्च किया गया था, और आज उसके 43 और 23 कितने हो गए? अरे 66 ईयर के बाद में जो है
अब जाते हम कहीं अच्छे थोड़ी बहुत अंतरिक्ष की जानकारी और प्राप्त कर पाए हैं। समझ में आई बात? उस समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद में ठीक अगले ही महीने यानी नवंबर 1957 में ही यूएसएसआर के द्वारा फिर से एक उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम है स्पुतनिक सेकंड। क्या नाम है? स्पुतनिक सेकंड। और इस स्पुतनिक सेकंड उपग्रह के साथ बड़ी बात यह थी कि एक तो ये मानव निर्मित उपग्रह तो था ही सेकंड का, लेकिन इसमें पहली बार लाइका नामक जो कुत्ते को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। कौन से कुत्ते को? लाइका नामक जो कुत्ता था वो यहाँ पर जो है यहाँ पर भेजा गया था। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना है आपको कि नवंबर 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक सेकंड छोड़ा और उसमें क्या भेजा? कुत्ता भेजा इन्होंने। और पहले क्या भेजा? तो भाई पहला तो मानव निर्मित उपग्रह ही पहली बार छोड़ा गया था 1957 में, तब तो एक एक्सपेरिमेंट की बात चल रही थी बेसिकली, है ना। चलो, फिर आपके अब यूएसएसआर ने छोड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अक्टूबर 1958 में यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा नासा की स्थापना फिर कर दी गई, है ना। कब? अक्टूबर 1958 में, क्योंकि इन्होंने भी फिर देखा कि भाई अब जो है अपने को क्या करना चाहिए, तो अब अपने को जो है यहाँ पर अपने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। इसीलिए नासा के द्वारा 1958 में ही नासा की स्थापना कर दी गई थी यूएसए के द्वारा। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है और इसमें कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद रखना, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि नेशनल अमेरिकन स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 1961 में नासा के द्वारा ही अपोलो प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। कब? तो 1961 में। 1958 में नासा आ गया और फिर उसने 3 साल के बाद ही 61 में ही जो है अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। और इस अपोलो प्रोग्राम के तहत ही 1970 में प्रक्षेपित किया गया था अपोलो 11। कौन सा? अपोलो 11। और उस अपोलो 11 में ही आपके बज एंड एल्ड्रिन, कौन थे? बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों गए थे इस अपोलो 11 में। और अपोलो प्रोग्राम जो है वो चांद से रिलेटेड था, नासा ने शुरू किया था 1961 में। और फिर पहली बार इन्होंने चंद्रमा पर जो है कदम रखा था। समझ में आ गई बात? तो हम जो केवल और केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा, चंद्रमा पर पैर रखा, बढ़िया बात है, लेकिन ये कोई अकेले नहीं गए थे, इनके साथ में बज एल्ड्रिन भी गए थे। और ये है हमारे कौन? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये जो है पहले व्यक्ति है जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। ठीक है, ये रहे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये फोटो वगैरह सिर्फ इसलिए है कि हाँ थोड़ा सा आपको जो है रिलेट कर पाओ और याद कर पाओ, क्योंकि साइंस को जो है अगर आप एकदम बस पढ़ते जाओगे कुछ चीजें समझोगे नहीं और उसकी जो है बेसिक जानकारी नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका साइंस में इंटरेस्ट बने, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे भी जो है इसकी तैयारी करते हैं। ऑब्वियस बात है, एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएएस, इनकी तैयारी आरएएस के आर्ट्स के स्टूडेंट भी करते हैं जो कला वर्ग से होते हैं। तो जो कला वर्ग से बच्चा होता है उसको थोड़ा सा साइंस में डर लगता है। उस साइंस के डर को दूर करने के लिए मैं इंसान दिखा देता हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ महाराणा प्रताप जी की तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक इंसान ही था, है ना। चलो बात करते हैं आगे। तो फिर भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई वो 1960 के दशक में हुई, यानी जिस समय आपके यूएसए के द्वारा नासा की स्थापना की गई थी लगभग उसी के समय के आसपास भारत में भी अंतरिक्ष रिसर्च को लेकर के यानी स्पेस रिसर्च को लेकर के कुछ जो है हमने शुरुआत कर दी थी। अब हम जो है उस फील्ड में काम करना शुरू कर चुके थे, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने जो है कोई इसरो या इस नाम की संस्था नहीं बनाई थी। हमने सबसे पहले क्या करा था, तो अंतरिक्ष अनुसंधान 1960 में शुरू किया कर दिया था लगभग। और इसकी जो सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई थी वो भारत के अंदर चलने वाले परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसको दी गई थी। किसको दी गई थी? तो भारत में चलने वाले
परमाणु ऊर्जा विभाग जो था उसको इसकी जो है सबसे पहले अपन ने जिम्मेदारी दी थी। बाद में जो है फिर इसके अंदर हमारे भाई जो भी है आपका क्या, तो आपकी जो मतलब ये कह सकते हैं हम कि अलग अलग फील्ड में फिर हम आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हमारी जो है अंतरिक्ष की ओर समझ विकसित हुई, हमें लगने लगा कि हाँ हमें भी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तो फिर हमने आगे जाकर के इसरो की स्थापना करी। लेकिन पहले हमने केवल और केवल परमाणु ऊर्जा विभाग था उसको इसकी जो है जिम्मेदारी दे दी थी, और उन्हीं को कहा था कि अब आपको ही जो है इस फील्ड में काम करना है। जो ये परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, तो पहले इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपके इसके पहले अध्यक्ष तो रहे हैं होमी जहांगीर भाभा। कौन? होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। और इसके दूसरे अध्यक्ष रहे हैं आपके विक्रम साराभाई। दोनों ही बहुत बड़ी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने भारत को स्पेस के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा इनका योगदान है। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसरो और इस प्रकार की जो संस्थाएं बड़ी बड़ी बनी है, डीआरडीओ वगैरह, उनकी नींव रखने वाले ये होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ही हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आपको वैज्ञानिकों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे आरएएस के एग्जाम में हमारे 3-4 वैज्ञानिकों के नाम आ गए थे, जिसमें एक होमी जहांगीर भाभा जी का भी नाम था। और वहां पूछ लिया गया कि आपको इनके बारे में टिप्पणी करनी है, तो आपको 3-4 वैज्ञानिकों के जो बड़े महान वैज्ञानिक है या जो प्रेजेंट में आपके इसरो के अध्यक्ष है उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था और डेथ हो गई थी 24 जनवरी 1966 में। और ये जो है न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, यानी कि आपके न्यूक्लियर भौतिक विज्ञानी थे, और फाउंडिंग डायरेक्टर थे। मतलब इन्होंने जो है, फाउंडिंग डायरेक्टर का मतलब होता है किसी भी संस्था की शुरुआत में उसके डायरेक्टर कौन रहे हैं, तो वो कौन थे, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, TIFR, जिसका आज भी एग्जाम होता है। और आज भी जैसे आपका नेट है, आपका JRF है, आपका IIT JEM है, उसी प्रकार से TIFR का एग्जाम होता है। और उसमें भी रिसर्च के फील्ड में जो काम करना चाहते हैं बच्चे, वो वहां पर जाते हैं। और इसकी जो फाउंडिंग डायरेक्टर है, देख लो उस समय के कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए इसके बाद में आपके बात करते हैं विक्रम साराभाई के बारे में। तो बेसिकली डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई इनका फुल फॉर्म था, ये याद रखना। और ये कैसे दिखते थे, तो ये फोटो है इनकी, ठीक है ना। और ये है अपने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई जो है, इनको अपन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। यानी जितने भी आपके ये जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनका हम कह सकते हैं कि फादर है ये। यानी इन्होंने ही बेसिकली स्पेस प्रोग्राम की जो है पूरी शुरुआत करी थी भारत के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये जो है फर्स्ट इसरो के चीफ एंड रिनाउंड कॉस्मिक रे साइंटिस्ट थे। यानी ये जो है फर्स्ट इसरो चीफ थे। ये कौन? तो आपके डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। और ये कॉस्मिक रे के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हम ये कह सकते हैं कि प्रख्यात, रिनाउंड का मतलब है प्रख्यात, ठीक है। इसके बाद में अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। ये ग्रेट मतलब महान एक इंडियन साइंटिस्ट तो है ही, इनको हम जो है ऐसे मानते हैं कि ये ही हमारे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के क्या है, फादर है, जनक है। ही सेट अप इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट इन द खंबा केरला। तो आपका जो रॉकेट लॉन्च की साइट होती है, यानी रॉकेट लॉन्च करने का जो स्थान होता है, उसको पहली बार यानी उसका सेटअप किसने किया था, उसको जो बनाया किसने था, तो वो बनाने वाले डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ही है। कहां पर? थुम्बा केरल के अंदर, ठीक है, केरला जिसे मतलब। फिर है ये, इनको कई अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण मिला था 1966 के अंदर, और पद्म विभूषण मिला था 1972 के अंदर। समझ में आ गई बात? चलिए, और इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है, जो कि ये रहा, देख लीजिए आप, विक्रम अंबालाल साराभाई। और ये रहे वो, इनके साथ में ये देखिए रॉकेट लॉन्च भी किया गया है, ठीक है। और इनका जो है 20 पैसे का, कितने का, 20 पैसे का
डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था। 1919 में इनका जन्म हुआ, 1971 में इनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो फिर आपके परमाणु विभाग ने इसकी जो है पूरी क्या ले ली थी, तो परमाणु विभाग के पास में इसकी पूरी जिम्मेदारी थी, और इसको जो है पूरा आपने संभालने वाले दोनों महान पहले अध्यक्षों के बारे में अपन ने बात करी। अब बात करते हैं एक थोड़े से मोटिवेशनल कोट की। तो मेरे दोस्त, याद रखना जिंदगी में कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हर को हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो 1962 के अंदर इसी जोश और जुनून के साथ में और हार नहीं मानते हुए भारत के महान वैज्ञानिकों ने एक नई संस्था की स्थापना कर दी, जिसे इनको स्पार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको स्पार कहते हैं। कब इसकी स्थापना की? तो 1962 के अंदर। समझ में आ गई बात? कब? तो 1962 के अंदर इनको स्पार की स्थापना करी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस, आपका ये SPA पूरा आ गया, स्पेस और रिसर्च यानी R। ठीक है, तो कब स्थापना हुई? 1962 के अंदर। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ऑब्वियस ही बात है, उस समय के जो महान और जो अच्छे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक रहे होंगे उन्हीं को बनाएंगे। तो उस समय महान कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर इन्हीं को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक भी कहा जाता है। ये बात तो अपन कर चुके हैं। फिर अपने इन्होंने इनके द्वारा ही 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, जिसे अपन ट्रल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रल्स, टलर्स। ठीक है, क्योंकि TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक, नवंबर 1963 में, यानी एक साल के बाद ही, ट्रल्स ने भारत का पहला नाइक अपाचे नामक साउंडिंग रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? ट्रल्स के द्वारा ही आपका जो है मतलब ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना दिया। फिर यहीं से अपन ने नवंबर 1963 के अंदर एक भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नाइक अपाचे। क्लियर है? 15 अगस्त 1969 को अपन ने इसरो की स्थापना करी, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कब हुई थी स्थापना इसकी? 1969 के अंदर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए याद रखना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 1972 में फिर अपन ने क्या करा? तो अंतरिक्ष आयोग का गठन किया, और अंतरिक्ष विभाग की भी जो है अपन ने स्थापना करी। कब? 1972 के अंदर, यानी 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। इस आयोग का और इस विभाग का काम क्या था? तो आयोग का कार्य था नीति निर्माण करना, यानी जो भी आपके पॉलिसीज है उनका निर्माण करना, यानी किस प्रकार से कैसे अपने को जो है लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करने हैं वगैरह, वो सब जो है अपने को क्या करना है, उसके बारे में पूरी जो है जानकारी देनी है, नीति निर्माण करनी है, पॉलिसी मेकिंग मतलब कह सकते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग का जो वर्क दिया गया था वो तो किसको दिया गया था? आपके अंतरिक्ष आयोग को, जिसकी स्थापना 1972 में हुई। और विभाग जो था अंतरिक्ष विभाग, उसका कार्य था कि जो भी आपके अंतरिक्ष आयोग नीतियां बनाएगा उन नीतियों पर कार्य करना, उन नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये किसका काम होगा? अंतरिक्ष विभाग का। दोनों की स्थापना कब हुई? तो 1972 के अंदर ही दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक, जो आपका ये अंतरिक्ष विभाग है, उस अंतरिक्ष विभाग का जो सचिव है वह अंतरिक्ष आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी अंतरिक्ष विभाग का जो सचिव होगा, जो सेक्रेटरी होगा, वो आपके जो अंतरिक्ष आयोग है उसका अध्यक्ष होगा। समझ में आ गई बात? तो अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष ही अंतरिक्ष विभाग का सचिव था।
अंतरिक्ष विभाग जो है वह आपके प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस के या अपन कह सकते हैं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन काम करता है कौन? अंतरिक्ष विभाग आपका। ठीक है, इसके बाद में 1975 के अंदर यानी 1975 में जो है भारत ने पहला प्रायोगिक उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट का यूएसएसआर की सहायता से सफल प्रक्षेपण किया। किसने? तो भारत की इसरो के द्वारा 1975 के अंदर जो आपके यूएसएसआर है वहां की एजेंसी से बात करके उनके सहयोग से जो आपका प्रैक्टिकल उपग्रह यानी कि आप ये कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सा उपग्रह छोड़ करके? तो आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा गया। तो भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो सबसे पहले भारत ने आपके आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा था। कौन से उपग्रह को? आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा था। और इस आर्यभट्ट उपग्रह को जो है किसकी मदद से छोड़ा था? तो इसको हमने छोड़ा था किसकी मदद से? तो आपके यूएसएसआर की मदद से। ठीक, फिर 1979 में यानी लगभग 4 साल के बाद में भारत ने जो है प्रथम प्रायोगिक यानी प्रथम प्रैक्टिकल सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर 1 सुदूर संवेदी उपग्रह यानी देखो पहले तो अपन ने सिंपल एक सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च किया था जो था अपना आर्यभट्ट, लेकिन बाद में अपन ने जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था तो प्रैक्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है भास्कर 1 उसको अपन ने 1979 के अंदर यूएसएसआर जो है उसकी सहायता से सफल प्रक्षेपण के साथ छोड़ा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में 1980 में कब? 1980 के अंदर स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा स्वदेशी निर्मित उपग्रह रोहिणी फर्स्ट RS-1 का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया। यानी 1980 में स्वदेशी निर्मित यानी कि अपने देश में ही आपका जो प्रक्षेपण यान है वो निर्मित किया गया और उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और उसके द्वारा स्वदेशी निर्मित उपग्रह भी छोड़ा गया। और स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा? तो रोहिणी RS-1 रोहिणी सीरीज का पहला उपग्रह जो है अपन ने छोड़ा। कहां से छोड़ा ये भी याद रखना, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा में स्थित है वहां से इसे छोड़ा गया था। ठीक है, तो अपन ने पहली बार स्वदेशी उपग्रह कब छोड़ा? तो 1980 में। ठीक है ना, चलो फिर 1982 में अपन ने इनसेट फर्स्ट ए नामक एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट नासा की सहायता से भी प्रक्षेपित किया था, लेकिन वो आपका असफल रहा था। तो 1982 में इनसेट फर्स्ट ए नामक जो संचार उपग्रह है उसे नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था और वह असफल रहा था। कब? तो आपके 1982 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। 1983 में इनसेट फर्स्ट बी वापस से अपन ने नासा की सहायता से छोड़ा और वो सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया। कब? 1983 के अंदर। फिर आपके 1984 में अब तो क्या है अपने पास में देखो टेक्नोलॉजी आ गई है, अपन समझ विकसित हो चुकी है, तो अब अपन लगातार जो है क्या करते जा रहे हैं? सैटेलाइट जो है लॉन्च करते जा रहे थे। ठीक है, तो अपने 1984 के अंदर कब? तो 1984 के अंदर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। कब? तो 1984 के अंदर पहले भारतीय राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष के अंदर गए थे और वो गए किससे थे? तो सोवियत संघ के यानी जो रशिया है उसके रॉकेट सोयूज सोयूज T11 के द्वारा सोवियत संघ के स्पेस स्टेशन सेल्यूत क्या नाम है? सेल्यूत 7
सेलयूट 7 में गए और आपके 7 दिन और 21 घंटे तक वहां पर रहे थे। कितने दिन तक? 7 दिन और 21 घंटे, यानी 3 घंटे और रह लेते तो 8 दिन पूरे हो जाते। कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। कब गए थे? 1984 में। कौन से रॉकेट में गए थे? तो सोयूज T11 रॉकेट में। ठीक है, तो सेल्यूट 7 जो आपका स्पेस है वहां से इसे छोड़ा गया था और वहीं से ये गए थे। किसका था ये? तो सोवियत संघ का था, कोई भारत के रॉकेट से ये नहीं गए थे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब मुझे समझ में आ गई बात आपको, कि अब आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अब अपने, तो बाद में तो अपन ने देखो 1987 में ASLV का अपन ने सफल परीक्षण किया। फिर 1994 में अपन ने PSLV का सफल परीक्षण किया। फिर 2001 में अपन ने GSLV का सफल परीक्षण किया। ठीक है, ये आ सकता है भाई, देखो SLV, ASLV, PSLV, GSLV, और यहाँ नाम आ गए कि कौन सा कब सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ASLV 1987, SLV आपका सबसे पहले 1980 में, फिर अपन ने आपके 1987 में 7 साल बाद, फिर अपने 1994 में 7 साल बाद, और फिर अपने वापस से 7 साल के बाद में। लगभग देख लो 7-7 साल का गैप है। तो आपको ये देखो, ये पूछा भी जा सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है ना। तो देखो 1980 में SLV, 1987 में ASLV, 1994 में PSLV, और 2001 में यानी 2001 में GSLV का सफल परीक्षण किया गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए फिर 2008 के अंदर, कब? 2008 में इसरो ने जो है प्रथम अंतर्ग्रह मिशन, अंतर्ग्रह मिशन यानी कि दूसरे ग्रह के अंदर आपका जो है सैटेलाइट छोड़ा गया। तो अंतर्ग्रह मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। यानी जो आज अपन ने चंद्रयान 3 छोड़ा है, कब छोड़ा था? तो अपना ये जो जुलाई में कब छोड़ा गया है आपको पता होना चाहिए, है ना? कब छोड़ा है? 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई 2023 को जो अपन ने क्या छोड़ा है? चंद्रयान 3। ठीक है, जो ये चंद्रयान 3 छोड़ा गया उसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? तो इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत 2008 के अंदर, कब? 2008 में ही कर दी गई थी, और पहला चंद्रयान फर्स्ट 2008 में इसरो के द्वारा छोड़ा गया था, और वो पहला अपना अंतर्ग्रह मिशन था, और ये पहला ही जाते ही सफल हुआ था। फिर 2013 में यानी 5 साल के बाद अपन ने खुद का अपना नेविगेशन सैटेलाइट यानी नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए पहला उपग्रह छोड़ा था। जो नाविक है ना, जिसे अपन पहले IRNSS कहते थे, उसका पहला उपग्रह था IRNSS फर्स्ट A का सफल परीक्षण किया गया। समझ में आ गई बात? कब? 2013 में, और वो भी, ठीक है, वो भी कब? तो आपका स्वदेशी नौवहन तंत्र विकसित करने के लिए 2013 में इसको किया गया था। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो 2008 में अपन ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा, और 2023 में ठीक उसके 15 साल के बाद अपन ने चंद्रयान 3 जो है छोड़ दिया है, और पूरी उम्मीद है कि वो भी सफल होगा। 2013 में अपन ने फिर नेविगेशन अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए पहला उपग्रह छोड़ा था, और वो पहला उपग्रह था IRNSS फर्स्ट A। ठीक है, इसके बाद में अपन ने 2013 में ही जो है मंगलयान भी छोड़ा था, जो कि आपको पता होगा कई हॉलीवुड मूवी का बनने में जितना पैसा आता है उससे भी कम पैसों में अपन ने 2013 के अंदर मंगलयान को सफल प्रक्षेपित किया है। इसके बाद 2014 में भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का भी सफल परीक्षण किया। ठीक है, और इसी सफल क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से अपन ने चंद्रयान 3 को छोड़ा है। और 2017 में फिर इसरो के द्वारा एक साथ 104 उपग्रह, कितने? 104 सैटेलाइट एक साथ। अब 104 मतलब ये कोई चंद्रयान जितने बड़े सैटेलाइट नहीं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स, 104 सैटेलाइट एक साथ सफलता पूर्वक जो है स्थापित करने का अपन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? इसरो ने। ठीक है, तो 2017 के अंदर जो इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट्स एक साथ
सफलतापूर्वक स्थापित किए गए, उससे पूरे भारत का विश्व रिकॉर्ड बन गया इसरो का। मतलब भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। एक साथ 104 उपग्रह। अब इससे भी ज्यादा कोई छोड़ेगा तो उसकी बात अपन जो है बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो भी विद्यार्थी, अगर आप एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरएएस प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट साइंस का बैच जो है राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप पर चल रहा है। आप चाहें तो उस बैच में जुड़ सकते हैं और वहां पर अपनी जो भी ये क्लासेस होती है इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो तो लगभग इसी लेवल का रहता है, यानी इसी टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। बाकी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।